नमस्कार, जोहार। मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं सुरेंद्र सोरेन जी। कहने की जरूरत नहीं कि सुरेंद्र सोरेन जी झारखंड की पत्रकारिता में एक बड़ा चेहरा है। कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से झारखंड में हैं और झारखंड की पॉलिटिक्स पर भी इनकी नजर बनी रहती है। लेकिन आज मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूं। दरअसल कुछ दिन पहले सुरेंद्र सोरेन जी ने एक मजबूत पहल की थी, बेहतरीन पहल की थी, और वह पहल यह थी कि पेशा एक्ट को लेकर जो विमर्श चल रहा है और इस विमर्श में जो खेमेबाजी होती नजर आ रही है, इनकी कोशिश उन तमाम एक्टिविस्टों को, उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाने की थी या एक बिंदु पर लाने की थी ताकि पेशा एक्ट 1996 कार्यान्वित हो सके, उसके प्रावधान, उसके नियमावली का निर्माण हो सके। तो हम सुरेंद्र सोरेन जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनकी पहल थी वह कामयाब क्यों नहीं हुई या कितनी सफलता मिली। सुरेंद्र सोरेन जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, जोहार हमारे चैनल पे। नमस्कार आपका देवेंद्र जी। मुझे लगता है कि इसका आकलन करना बेईमानी होगा कि हम कितने कामयाब हुए, कितने नाकामयाब हुए, क्योंकि हम अपने काम को उस नजरिए से काउंट नहीं करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमारा काम है, आप कोई न्यूज दिखाते हैं, आप कोई रिपोर्ट दिखाते हैं, अब रिपोर्ट पे सरकार ने एक्शन लिया या नहीं लिया, हाँ या कोई जजमेंट आया या नहीं आया, कोई डिसीजन आया या नहीं आया, तो हमारा काम है पब्लिक से कंसर्न रखना और पब्लिक तक अपनी बातों को, समाज की बातों को, या जो भी चीजें हमारे बीच चल रही है, स्टेट में जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को लोगों तक जैसे कि तैसे परोस देना। अब हम ये उम्मीद करके बैठे कि हमने जिस चोरी की खबरें दिखाई या जिस भ्रष्टाचार की खबरें दिखाई, अब उसकी वो अदालत की दहलीज तक जाकर कन्विक्टेड हो जाए और तब हम कहें कि हमने रिपोर्टिंग की है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि हर रोज हम नई कहानी लिखते हैं और हर रोज नई रिपोर्ट पर काम करते हैं, नए विषय पर काम करते हैं। तो वो भी एक विषय था, उसे टच किया गया, हमने लोगों तक सब लोगों की बात रख दी। एक चीज मैंने जो महसूस की थी कि लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई पड़ रही थी। अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस हैं वो एक मंच पर आकर एक दूसरे के साथ विचार विमर्श नहीं कर रहे थे, तो हमने एक विचार विमर्श करने का थोड़ा सा अवसर दिया, एक छोटा सा मंच तैयार किया, और वो भी हमने अपने न्यूज चैनल ढरवक के लिए किया था। तो बस हो गया। हमारी ड्यूटी जो है ये नहीं कहे कि खत्म हो गई, लेकिन हाँ, उस दिन की बहाल हो गई, उस दिन की ड्यूटी खत्म हो गई। फिर दूसरे दिन हम दूसरे रिपोर्ट पर लग गए, दूसरे काम पर लग गए। अब नई कोई तब्दीली आएगी, नया कोई ख्याल आएगा मन में, तो फिर नए सिरे से काम शुरू करेंगे। नहीं, आपके उस बैठक के बाद जिसमें करीबन सारे लोग मौजूद थे जिनका अपना अपना एक अलग तर्क है, वो ग्लैडसन डुगडुग हो, विक्टर मल्टो हो, विजय कुजूर हो, प्रभाकर तिर्की हो, ये मोटा मोटी दो खेमा है, पर देखिएगा खेमे के अंदर भी खेमेबाजी है। तो हमें लगा उसके बाद कुछ एक बुद्धिजीवियों से हमारी बातचीत होगी, तो उन्होंने कहा कि एक आम सहमति बनती नजर आ रही है और सुरेंद्र सोरेन जी की जो पहल है एक मजबूत पहल है। तो पर देखा गया कि 15 दिन बीतते बीतते या 20 दिन बीतते बीतते फिर वही अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग लेकर लोग निकल पड़े। तो हमारी जानने की कोशिश है कि वो जो बैठक हुई थी, क्या वहां किसी बिंदु पर पहुंचने की कोशिश हुई थी या आपको लगा था कि कुछ पहल की जाती, लोग एक बिंदु पर पहुंच सकते हैं? देखिए, वो पहला प्रयास था। हाँ, पहला प्रयास था, और मुझे लगता है कि पहले प्रयास के रूप में उसे कामयाब माना जाना चाहिए, क्योंकि एक संवाद की स्थिति शुरू हुई, संवादहीनता टूटी थी। वही कह रहा हूँ, संवाद की स्थिति तैयार हुई और लोग संवाद कर भी रहे हैं।
ये कोई बहुत छोटा काम तो है नहीं, एक बहुत बड़ी नियमावली। अगर ये छोटी मोटी बात होती तो फिर 24 साल इंतजार करने की परिस्थिति नहीं होती झारखंड के लिए। और झारखंड से 1996 की ये कानून है, तो वहां से आप काउंट कर लीजिए तो फिर कितने साल हो गए। तो झारखंड बनने के बाद की परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो 24 वर्षों में इस पर यहां तक हम पहुंचे हैं कि अब हर जगह, हम हो आप हो या आम सोसाइटी में भी, हर जगह पेशा की बात की जाने लगी है। और सरकार के स्तर पर भी इस पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। गंभीर प्रयास इसलिए कहेंगे कि कई दौर के सेमिनार्स हुए हैं, पेशा कानून को लेकर के नया मंथन का दौर शुरू हुआ और इसके बाद एक ड्राफ्ट कमिटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। फिर उस ड्राफ्ट पर जब कोई चीज बनती है तभी हम उसके गुण और दोष पर चर्चा कर सकते हैं। तो बनी है, इसके गुण दोष पर चर्चा हो रही है और इनमें गुण ही गुण डाले जाने की कोशिश हो रही है, दोष को हटाने के प्रयास चल रहे हैं। जैसे भूमि अधिग्रहण का मसला है जिस पर ज्यादा लोगों की आपत्ति है या लोगों की नजर है। फिर जो सोशल ऑडिट की बात हो रही है, ग्राम सभा की सहमति की बात हो रही है, इन सब चीजों को नए ड्राफ्ट में शामिल करने की तैयारी है, जैसा कि मुझे मालूम है। तो मुझे लगता है कि हम जितने भी प्रयासों को देख रहे हैं वो उनके बेहतर ड्राफ्ट या एक बेहतर कानून के निर्माण की ही प्रक्रिया है। और चीजों की जितनी आलोचनाएं की जाएगी, दूसरी तरफ चीजें उतनी ही बेहतरीन बनेगी। तो ये इसी की कोशिश का एक नतीजा है। ये जरूर है कि जितने लोग पेशा की बात कर रहे हैं, मैंने उस वक्त भी यही अपना पक्ष दिया था कि पेशा की बात करने वाले तमाम संस्थाएं या व्यक्ति पेशा की बात करें और इसके लिए एक दूसरे को काउंटर ना करे, एक दूसरे की बातों का काउंटर ना करे। अगर काउंटर करने की सिचुएशन है तो उनके साथ जाकर, उनके पास बैठकर बात करे, ना कि सोशल मीडिया या मीडिया में या फिर किसी मंच पर दूसरे की बातों को काटने की कोशिश। वो हमारे समाज और इस कानून के बनाने की प्रक्रिया को ही धीमी कर सकता है। जी, मुख्य रूप से क्योंकि आपने तो सारे पक्षों को एक साथ बैठाया था, मुख्य रूप से असहमति के बिंदु क्या क्या नजर आते हैं? देखिए, असहमति हम इसे नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो तर्क छूट गए हैं। वर्तमान सबसे बड़ी चीज है कि पेशा कानून, जिसमें 2-3 चीजें आज तक मैं भी नहीं समझ पाया हूं, जो लोग समझते हैं वो बेहतर समझते होंगे, कि 1996 में जब पेशा कानून बना, इसके बाद यह तर्क दिया गया या यह प्रावधान डाले गए कि 1 वर्ष के अंदर इसे अपने राज्यों में इसमें जरूरी संशोधन के साथ लागू कर दिए जाए, यथा ये 1 वर्ष बाद स्वतः लागू हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां अभी स्पष्ट ही नहीं हो पा रही है कि क्या 1 वर्ष के बाद, यानी संयुक्त बिहार के वक्त में ही पेशा कानून लागू है। अगर लागू है तो फिर पंचायत चुनाव कैसे हुए, निकाय चुनाव कैसे हो गए? इससे लगता है कि लागू नहीं है। अगर लागू होता तो कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि ये लागू है, और लागू रहते हुए सरकार ने ये जरूरत की कि सरकार ने ये नियम तोड़े हैं, ये कानून का उल्लंघन किया है कि उन्होंने चुनाव करा दिया। तो चुनाव कराना तो कोई बच्चों का खेल है नहीं, इसमें तमाम संस्थाएं इन्वॉल्व हो जाती है, प्रशासनिक से लेकर के चुनाव आयोग तक, मतलब निर्वाचन आयोग तक इसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्या किसी ने इस बात की आपत्ति नहीं कि पेशा कानून लागू है तो हम उन क्षेत्रों में, अधिसूचित क्षेत्रों में कैसे चुनाव करवा दें? तो किसी की तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं आई, या अदालत में आपत्ति नहीं डाली गई, या आपत्ति डाली भी गई तो उस पर अदालत के निर्णय का इंतजार रहा होगा। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां इस कदर उलझी हुई है झारखंड में, और मैं तो कहता हूं कि झारखंड को कुछ झंझटों का ये राज्य बनाकर रख दिया गया है। चाहे कार्यपालिका की तरफ से, कार्यपालिका की इसमें भूमिका हो, विधायिका की भूमिका हो, या फिर इन दोनों के बीच का एक कोऑर्डिनेशन की कमी रहे, या फिर लोगों को संविधान और कानून की जानकारियों का अभाव रहा, या क्या रहा पता नहीं, लेकिन इतने झंझट तैयार कर दिए गए कि झारखंड में अब इसे सुलझाने में आने वाले 25 वर्ष लग जाएंगे।
आपको क्या लगता है इस, कहा कि आपका दिन भर का वो बैठक चला था, जहां तक कुछ एक देर के लिए मैं भी गया था वहां, कम से कम 5-6 घंटे का तो जरूर था। क्या लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में, 4 वर्षों में, 2 वर्षों में पेशा कानून साकार होने जा रहा है? जिस कछुए की चाल से हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे तो लगता नहीं कि 5 साल तक हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए पेशा के लिए हमें खरगोश की तरह दौड़ना पड़ेगा, तब हम पेशा की उम्मीद कर सकते हैं कि इसी सरकार के अंतराल में हम पेशा देख पाएंगे। तो वो गति नहीं दिखाई दे रही है, वो दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है, या फिर कोई प्रशासनिक महकमा में वो जज्बा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो पेशा कानून बनाने और इसे लागू करवाने की दिशा में बहुत दिलचस्पी ले रहा हो। अगर बन भी गई तो जिन आपत्तियों के साथ वो बनेगी, तो वो मैं समझता हूं कि वो आधी अधूरी बात रहेगी, क्योंकि पेशा नियमावली में जिन 23 प्रावधानों को शामिल किया गया है, मुझे लगता है कि 23 के बाद से ही शुरू होनी चाहिए थी बातचीत। अच्छा, अब तक जो मूल बात होती रही है, खासकर मेरी जो आदिवासी समाज से बात होती रही है, उनके बुद्धिजीवियों से बात होती रही है, वे 23 प्रावधान पर पूरी तरह इंसिस्ट है। कि आप एक नई बात कह रहे हैं कि इस देश से अब नई शुरुआत होनी, देश से आगे की बात होनी। मतलब अगर आप नई नियमावली बना रहे हैं या नियमावली को और सुधार और संवर्धित और ये करना चाह रहे हैं, तो 24 साल तो वैसे झारखंड के हो गए। 23 प्रावधान जो डाले गए हैं पेशा कानून में, तो इन बदली हुई परिस्थितियों में उस 23 के साथ आप 24वां ही जोड़ सकते हैं ना। 23 में अगर आप छांट कर 10 निकाल देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब आप जब एक युवा दंपत्ति विवाह करती है तो उनकी जिंदगी जीरो से शुरू नहीं होती है। जिस तारीख में उनकी शादी होती है, उस तारीख से उसकी जिंदगी शुरू होती है। तो 21 साल अगर हम मान लें, एक आदर्श उम्र मान लें, तो 21 के प्लस ही ना हो रहेगा उनकी जिंदगी का दौर शुरू रहेगा। तो उसी तरह 23 तो केंद्र ने बनाकर देती है। कई बुद्धिजीवियों का यह भी तर्क है कि केंद्रीय कानून है पेशा, इसमें राज्य संशोधन कैसे कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं पूरी संविधान में पढ़कर नहीं बैठा हूं, तो केंद्रीय कानून को राज्य सरकार उसमें संशोधन नहीं ला सकती। लेकिन अगर मान लिया संशोधन के पक्ष में है सरकार, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, तो 23 के बाद 24वां, 25वां, 26वां 2-4 और प्रावधान उसमें ऐड होना चाहिए, जोड़ सकती है। लेकिन 23 से कम तो मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कोई जस्टिफिकेशन होगा इस कानून के साथ। तब तो फिर बात होगी कि ये तो वही बात हो गई कि हमने कर दिया, जैसे कि झारखंड सरकार 2-3 मसलों पर यह दावा करती रही है, और पिछड़ों के आरक्षण के मसले पर कि हमने यहाँ से विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेज दिया। केंद्र समझे रिजल्ट क्या हुआ। सरना धर्म कोड के मामले में भी वही तर्क उनका रहा है, स्थानीय नीति के मामले में भी वही तर्क उनका रहा है। तो ये समाधान नहीं है, ये आपकी शुरुआत हो सकती है, आपकी पहल हो सकती है, लेकिन ये समाधान नहीं है। और जनता समाधान चाहती है। सिर्फ स्कूल जाने से स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएगा। परीक्षा का दौर होता है, वर्षांत में परीक्षा होती है, और उसके अंक के आधार पर उनकी पढ़ाई और उनकी मेहनत का आकलन निकाला जाता है। तो उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पेशा कानून के सेमिनार को लेकर के, या पेशा कानून हमने लागू कर दिया, आप देख लीजिए एक आध सदी होने को है, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, कानून तो है। आप जनरल कानून को ले लीजिए, कई आपराधिक कानून को ले लीजिए, कानून तो है पर अपराध भी होते हैं। तो उसी तरह आपने पेशा बना दिया और इसके बाद आप चुनाव भी करा रहे हैं, या फिर आप पेशा कानून के प्रावधानों को जमीन पर लागू नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कानून का क्या मतलब रह जाता है। अच्छा, आप तो काफी दिनों से एक पत्रकार के रूप में सरकारों को देखते रहे हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार की फंक्शनिंग को देखते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार जो उसके राजस्व के स्रोत होते हैं, जो उसका पावर होता है, उसको इतनी आसानी से छोड़ना चाहती है? अगर नहीं छोड़ेगी
या नहीं रखेगी तो राज्य कैसे चलेगा। मैं हमेशा इस बात का तर्क देता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल का एक अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन सरकार का, सरकार की मिशनरी का वो एक अपना एजेंडा होता है, एक उनकी अपनी चाल होती है। और जब कोई सरकार कुर्सी पर, गद्दी पर बैठ जाती है तो वो उस राजनीतिक एजेंडा के को पीछे रखती है और अपनी सरकार की एजेंडा या पब्लिक के एजेंडा को प्रायोरिटीज देती है। आप देख लीजिए कि मुश्किल ये है, दुर्भाग्य ये है कि झारखंडी हित की बात किसी भी सरकार में सबसे तीसरे पायदान पर रही। और इसकी भी कई वजह है, इस पर भी बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। ये मजबूरी भी है सरकार की, मैं भी इस बात से सहमत हूं। ये किसी भी सरकार की हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, या किसी भी सरकार के लिए कुछ कर पाना इतना आसान नहीं होता जितनी आसानी से ये चुनावी एजेंडे, चुनाव के दरमियान ये पब्लिक के बीच एजेंडा रख देते हैं। ये इतना आसान नहीं होता। अगर ऐसा होता तो 1932 का खतियान पिछले 5 साल के दरमियान ही लागू हो जाता। उसके लिए हमें दूसरे दौर हेमंत सोरेन सरकार के पार्ट 2 का इंतजार नहीं करना पड़ता, पार्ट 1 में ही हो जाता। लेकिन क्या 1932 का खतियान लागू करना, उसके आधार पर स्थानीय नीति लाना, क्या नीतिगत तौर पर मुमकिन है? मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि आप लास्ट सर्वे सेटलमेंट को वैध मान सकते हैं, या कोई एक कट ऑफ डेट रख सकते हैं, जैसे कि रघुवर दास की सरकार ने किया था। 1947 के बाद का होगा कोई भी कट ऑफ, कोई भी। लेकिन अब 1932 की बात करने लगेगा तो यहाँ तो ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं संगठनों में, वो कहेंगे कि 1932 क्यों, 1849 क्यों नहीं। ये बात आती है। हाँ, तो आपके पास, पब्लिक के पास बोलने के लिए, पब्लिक के सेंटिमेंट्स से खेलने के लिए आपके पास बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। हाँ, अब जयराम महतो को ही देख लीजिए, बड़ी अच्छी राजनीतिक उनकी मतलब लोक लुभावन पॉलिटिक्स बहुत उनकी तरक्की मुझे दिखाई दी, और लोगों के बीच में, लोगों के साथ वो बड़े कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब देखना है कि विशेष सत्र में तो मुझे नहीं लगता कि जिन एजेंडों को लेकर के वो विधानसभा पहुंचे हैं, उन एजेंडों को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने रखा हो। और अब तो बजट सत्र है, आने वाले 2-4 दिनों में जब बजट सत्र शुरू होगा, देखते हैं कि स्थानीय नीति को लेकर के सरकार और सिंगल एक विधायक जयराम महतो कितनी मजबूती से अपनी बात रख पाते हैं। बात रखना अपनी जगह, अपनी मतलब ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, लेकिन सिर्फ बात रखने से ही तो नहीं। जयराम महतो पर तो खैर पूरे झारखंड की नजर रहेगी इस पर मैं जो बात कर रहा था कि क्या सरकार अपने अधिकारों को छोड़ना चाहती है, तो उसका एक आशय था। सरकार पंचायती राज के मैटर्स पर आप बात करें, जो अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो इसकी वजह से केंद्र को पैसा नहीं मिला। वो पैसा भी नहीं मिला। ये जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है, तमाम जमीन वहां है, रिसोर्सेस का क्षेत्र, रिसोर्सेस भी है वहां, और ये तमाम जो चाहे वहां के जंगल हो, जमीन हो या खनिज संपदा हो, ये सब पे कंपनियों की नजर भी रहती है, मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर आती है, अपने देश की कंपनियों की भी नजर आती है। पार्टी किसी की हो, उनका चुनावी प्रबंधन जो तय होता है, चुनाव में जो पैसे निवेश होते हैं इन कंपनियों के होते हैं, तो आखिर सरकार इन कंपनियों को नाराज क्यों करेगी? देखिए, कोई भी सत्ता, चाहे एक छोटी सी यूनिट अगर आप गांव की ही ले लें, सत्ता का विकेंद्रीकरण कोई नहीं चाहता है। जस्ट यही सवाल मैं कर रहा था। वही ये जो अपने अधिकारी हैं, आईएएस से लेके आईपीएस से लेके तमाम जो निचले स्तर पर राजस्व कर्मचारी है, क्या वो भी विकेंद्रीकरण चाहता है? बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो मजबूरी हो सकती है, कार्यपालिका के लिए अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हम सरकार की बात करें तो सरकार या सत्ता
अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण या बिखराव नहीं चाहती है। अभी कल की मैं एक खबर देख रहा था, उत्तराखंड ने नए भू कानून लेकर आई है। वो बड़ी अच्छी बात है। उनके प्रावधानों को मैं पढ़ रहा था। 2018 में जो कानून लाए गए थे, उस कानून को खत्म कर दिया गया है। नए भू कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और वो वही बात कर रही है जो ऑलरेडी झारखंड में मौजूद है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन, भाई मैं कह रहा हूं कि आपको किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं है। आपके जो पुराने कानून मौजूद हैं, ईमानदारी से उसे ही धरातल पर ले आइए। मुझे लगता है कि व्यवस्था और सारी चीजें ठीक ठाक हो जाएगी। नए कानून में नए सिरे से लोगों को उलझाकर आप उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में आपको ईमानदार पहल करनी पड़ेगी। खैर, हम लोग फिर पेशा पर ही चलते हैं। उस बहस के दौरान एक आई थी पी पेशा और पेशा। पूरे झारखंड में इसको लेकर भ्रम की स्थिति। आखिर पी पेशा क्या है, पेशा क्या है, मुझे जो कुछ समझ में निकली, वहां पर सहमति बनी। लोगों के अपने तर्क हो सकते हैं। अब आप मेरा नाम सुरेंद्र लाल सोरेन है, आप मुझे सुरेंद्र सोरेन कह लें या SL सोरेन कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही रहूंगा जो हूं। मेरे वजूद पर मेरे नाम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कल को मैं नया एफिडेविट लेकर के आ जाऊं और मैं अपने आप को सुरेंद्र सिंह सोरेन अगर कहूं, तो इससे की कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जो बात समझ में आती है कि प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ये पूरा फॉर्म है। लेकिन अगर हम पूरे सारे चीजों के एक एक लेटर्स ले ले तो वो पी पेशा हो जाएगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे पेशा ही कहा जाता है। तो पी पेशा और पेशा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोलने का अपना अपना अंदाज है, और इस अंदाज में लोग ये ना समझे कि पी पेशा अलग है और पेशा अलग है, दोनों एक ही चीजें हैं। एक और जो विवाद बनता दिख रहा है, मैं इससे भी चाहूंगा, क्या उस पर उस बैठक के दौरान इस पर कोई चर्चा हुई थी? कुछ लोग इसे पेशा विवाद को सरना ईसाई विवाद के रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इस पर तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जहन में इस तरह की बात नहीं है। एक तीसरी बात जो मूल विवाद का केंद्र बनता जा रहा है, JPRA। तो क्या JPRA, आप चूंकि पूरे चीजों को समझे, आपको JPRA वैधानिक नजर आता है? देखिए, JPRA 2001 हाँ, यानी झारखंड पंचायती राज एक्ट, जिस एक्ट के तहत यहाँ पंचायत के चुनाव हुए। तो जब पेशा नहीं था या पेशा को लोग मान ही नहीं रहे थे, अगर था भी, तो JPRA बनाया गया और उसी के आधार पर पंचायत चुनाव हुए। तो अगर आप पेशा की बात करेंगे तो JPRA अधिसूचित क्षेत्रों में इनवैलिड है। अब वहां वो लागू होता ही नहीं है। तो आपको अगर JPRA, अब क्या है कि लोग ये मान रहे हैं या लोग इसे इसी रूप में देख रहे हैं कि JPRA में ही पेशा की बातों को समाहित करके JPRA पार्ट 2 कह सकते हैं, बनाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से हो रही है। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये तो जब हो जाएगा इसके बाद पता चलेगा। तो अभी बस मुझे लगता है कि जब तक पेशा या JPRA 2 नहीं आ जाता है, तब तक हम लगता है कि ना झारखंड के लिए पेशा कुछ समझ में आ रहा है, ना JPRA कुछ समझ में आएगा अगर नहीं बनती है। तो अदालत की तरफ से अलग प्रेशर है निकाय चुनाव को लेकर। तो पुराने जो विधानसभा चुनाव के वक्त जो वोटर लिस्ट है, उसी आधार पर आप चुनाव कराने की बात एक नया विवाद छिड़ जाएगा ना। फिर 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में मेषा का निर्माण हुआ नहीं,
तो नगर निकाय का चुनाव फिर कैसे संपन्न होगा? इसके पक्ष में भी कुछ लोग तर्क दे रहे हैं। हाँ वही कह रहे उनका हैं। कहना है कि चूंकि मेसा बना ही नहीं है, वही बात इसलिए तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में निकाय के चुनाव हो रहे हैं। उनका तर्क है। हाँ। दूसरे पक्ष का तर्क है कि चूंकि कानून बना ही नहीं तो चुनाव हुआ कैसे, तो असंवैधानिक है। तो फिर तो नगर निकाय के चुनाव भी टलता नजर आएगा। मुझे यही बात समझ में नहीं आती कि हम इस बहस में किसे सही और किसे गलत मान। बस यही समस्या है। सरकार के सिस्टम में जो लोग सबसे बड़ी परीक्षा पास करके बैठे हुए देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके बैठे हुए लोग हैं, उन्हें गलत मान लें, और जो वहां उस सिस्टम से बाहर जो लोग आवाज उठा रहे हैं उसे सही मान लें, या फिर इन्हें गलत मान लें और इन्हें सही मान लें। तो ये सही गलत की स्थिति जो है ना, झारखंड को झंझटों में डाले रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।